नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जुडिशरी में पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। ये बहुत ही घातक और खतरनाक है। हमने देखा था कि हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बार उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे, क्योंकि जुडिशरी में मैन पावर की कमी है और पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। आज जो आंकड़े हमारे पास पहुंचे हैं, जो लोकसभा में और राज्यसभा में रखे गए, वो बताते हैं कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अगर पेंडेंसी की बात करें, 63,465 के करीब मामले लंबित हैं हाई कोर्ट में। यह फिगर है 31 दिसंबर 2020 की, यानी करीब एक महीना पहले की यह फिगर है और चौंकाने वाली फिगर है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जो फिगर है उसमें 6 जस्टिस की अभी भी जरूरत है। यानी जब मैन पावर नहीं होगी तो आप किस तरीके से काम चला पाएंगे। अगर आप समय पे न्याय नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं जो न्याय मांगने वाला है उसके साथ अन्याय होगा। अब हम सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करते हैं। जो निचली अदालतें होती हैं, निचली अदालतों में 1,21,754 मामले हैं। ये 2017 की बात कर रहा हूं। 31/12/2017 में 1,21,754 मामले लंबित थे। और आज की बात करता हूं मैं, आज अगर 28 जनवरी 2021 की बात करता हूं तो 2,18,833 मामले लंबित हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये पेंडेंसी कितनी ज्यादा लगातार बढ़ती जा रही है। और लोग, हम आए दिन देखते हैं कि लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े। लोग पंडितों के पास हाथ दिखाते हैं कि हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े। वो इसीलिए होता है कि जब पेंडेंसी इतनी ज्यादा होगी तो लोग रोज कोर्ट में आएंगे, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा या फिर मिलेगी तारीख पर तारीख। ये पता प्रॉब्लम आ जाओ, अभी आ जाओ। फिर अर्जुन, ये पता प्रॉब्लम आ जाओ, अभी आ जाओ। अर्जुन, ये पता प्रॉब्लम आ जाओ, अभी आ जाओ। फिर अर्जुन, ये पता प्रॉब्लम आ जाओ, अभी आ जाओ। दर्शकों, फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं एडवोकेट अंकुर शर्मा, जो एकजुट के चीफ है और साथ साथ सीनियर एडवोकेट हैं। अंकुर जी, आपसे यह जानना चाहेंगे कि पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हाई कोर्ट की बात करें 63,000 है और अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा पेंडिंग मामले हैं। ये पेंडेंसी का कारण आपको क्या लगता है? देखिए, पेंडेंसी एक बहुत सीरियस इशू उभर के जी चुका है। जी लेकिन पेंडेंसी के पीछे काफी स्ट्रक्चरल रीजंस हैं। जी हमारे हाई कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से डेवलप ना हो पाना, इनफैक्ट लोअर कोर्ट्स का भी जुडिशरी के लिए जीडीपी का जो एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन है, वो इतनी कम है रिक्वायरमेंट से कि अल्टीमेटली व्हाट वी कम आउट विद इज वेरी लिटिल इंफ्रास्ट्रक्चर। जहां तक जजेस की अपॉइंटमेंट की बात है, देखिए 40% से अधिक सीट्स जजेस की, हाई कोर्ट जजेस की तो आज की डेट में वेकेंट है। और सरकार और ऑब्वियसली जुडिशरी मिलके अपॉइंटमेंट्स करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डेडलॉक्स क्रिएट किए जाते हैं और कहीं ना कहीं ये भी सामने निकल के आती है, अगर आप डीपली एनालाइज करें, कि सरकारें चाहती नहीं है कि कोर्ट्स फुल फंक्शनिंग, फुल स्ट्रेंथ पे फंक्शन करें, क्योंकि उसका कारण ये है कि कोर्ट ही एक ऐसा
स्थान है जहाँ पे सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है। जी। तो उनके रिसोर्सेज को कम करके रखना, जजेस को प्रॉपरली पूरा स्टाफ या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ना देना, या फिर अपॉइंटमेंट्स में कमियां रखना, ये कई सारे तरीके हैं जिससे पेंडेंसी भारत में बढ़ रही है। तो ये अल्टीमेटली अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की अगर हम बात कर ले, 10 से 11 जजेज है, 17 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, रिक्वायर्ड मिनिमम 25 से 30 के करीब, ये 25 मिनिमम रिक्वायर्ड है। अब देखिए सैंक्शन स्ट्रेंथ कौन बढ़ाएगा, मतलब जिस स्ट्रेंथ को सैंक्शन करके आपको देना है कि हाई कोर्ट में इतने नंबर ऑफ मैक्सिमम जजेस हो सकते हैं, सरकार का काम है। अब उसमें ये काम कर नहीं रहे हैं। उसके अलावा जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो होल्ड अप होकर रखी है, जुडिशरी की तरफ से बड़ी रिकमेंडेशंस जाती हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण से होल्ड अप करके रख दिया जाता है। तो ये सारे इश्यूज हैं, और मैं देखिए अपने एडवोकेट्स को भी नहीं मतलब इस क्रिटिसिज्म से बाहर रखूंगा। एडवोकेट में भी कभी कभी ये टेंडेंसी रहती है कि केस लंबा खींचे या मतलब प्रॉपर प्रिपरेशन के कारण नहीं, या किन्हीं मतलब अनवांटेड कारणों से लंबा केस चला जाता है। तो एडवोकेट्स की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जुडिशरी की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सारा दोष लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव पे नहीं डाल रहा, लेकिन जहां जहां पे ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, सबको मिलके मुझे लगता है कि इसको रिजॉल्व करना चाहिए ताकि देश का भला हो सके, और जो एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है जुडिशरी, वो इफेक्टिवली काम कर सके। अंकुर जी, आपको नहीं लगता है कि न्याय समय पर नहीं मिलना एक अन्याय है? 100%। देखिए ये तो कई बार जजेस ने भी अपनी जजमेंट्स में लिखा कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, जी, जस्टिस हर इज जस्टिस मिसकैरेज। बट अगर डिले एक अनवारंटेड डिले हो जाता है, एक अनरीजनेबल डिले हो जाता है जस्टिस देने में, तो मामले इन्फ्रक्चुअस हो जाते हैं या फिर उस न्याय का कोई महत्व नहीं रहता, और इस चीज को सब मानते हैं। मुझे लगता है कि अगर न्याय समयबद्ध तरीके में किया जाए तो ही उसे न्याय की कैटेगरी में रखा जाता है, अदरवाइज वो तो फिर अपवाद है। कम शब्दों में आप बताएंगे कि इस पेंडेंसी को कैसे खत्म किया जाता है, एक्सपेडाइट कैसे किया जा सकता है? देखिए जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ा के, चाहे लोअर कोर्ट्स हो वहां पे मोर नंबर ऑफ जजेस आर रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो अधिक समस्या नहीं है अपॉइंटमेंट को लेके, लेकिन हाई कोर्ट में हमारे बहुत लार्ज परसेंटेज ऑफ हाई कोर्ट जजेस की जो पोजीशंस हैं वो वेकेंट है। तत्काल प्रभाव से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करके, मे बी अगर जजेस अपॉइंटमेंट एक्ट में भी कुछ अमेंडमेंट्स करनी है, नई लाई जा सकती है, पिछला एक्ट तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया, वो करके भी अगर ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि अपॉइंटमेंट की जाए, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक जो पेंडेंसी है वो कोर्ट्स में कम आएगी। और इसके अलावा देखिए मेरा निवेदन यही है सरकारों से भी कि एक इफेक्टिव मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट का, जिसके चलते मोर एफिशिएंट और प्रोफेशनल लोग जजेस बन के आए। ये मेरा ही कहने का मतलब ये नहीं है कि अभी नहीं हो रहा है, लेकिन रिकमेंडेशंस का प्रोसेस ऐसा है कि में भी क्वालिटी ऑफ जजेस ठीक ना आ पा रही है। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट सजेस्ट भी करती है कि क्वालिटी ऑफ जजेस इस प्रोसेस के थ्रू ठीक नहीं आती है। तो एक इफेक्टिव मैकेनिज्म आप यूनाइटेड स्टेट्स में देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया में देखिए, एक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है अपॉइंटमेंट में भी। वैसे मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करके आप ब्राइट जजेस को हाईली पे, मतलब कम से कम जितना एज ए लॉयर वो अर्न करते हैं, अगर एज ए जज भी उतना ही अर्न करें, तो ये टेंडेंसी वकील बने रहने की, बहुत सारे अच्छे काबिल वकीलों की टेंडेंसी ये रहती है कि हम वकील ही बने रहे क्योंकि रेम्यूनरेशन जजेस में, तो ये सारी चीजों को रिफॉर्म करके मुझे लगता है कि पेंडेंसी जो है वो कमा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जी, धन्यवाद। दर्शकों, अब हम बात करेंगे सीआईडी की कार्यप्रणाली पर महबूबा मुफ्ती, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं और पीडीपी की अध्यक्षा हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके मुताबिक ये सीआईडी भी काम कर रही है और कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश के शायद ये काम कर रही है, डराने की धमकाने के लिए सीआईडी काम कर रही है। और उन्होंने ये आरोप लगाया कि जैसे बाकी एजेंसीज काम करती हैं, आईबी या बाकी दीगर एजेंसीज, और उसी के मुताबिक ये भी काम कर रही है। एनआईए हो गया, उनके साथ उन्होंने इनका तुलना किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है, भारतीय जनता पार्टी के अभिजीत जसरोटिया जो स्पोक्स पर्सन है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती बौखलाहट में है और इतनी निष्ठावान एजेंसी जो लंबे समय से वक्तन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती रही है, उस पर इस तरह के आरोप लगा रही है।
आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो महबूबा मुफ्ती ने शुरू किया है और वो भी सीआईडी जैसी संवेदनशील एजेंसीज को लेकर, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल पैदा करता है। महबूबा मुफ्ती ऐसा क्यों कर रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सीआईडी जो है वो उस मुकाम पर, उस मंजिल पर पहुंच चुकी है, यहां पर ये सब के सब लोग जो हैं इनके किए हुए काले कारनामे पब्लिक डोमेन में आने वाले हैं। और वो 2019 का चुनाव जिसके अंदर वहीदुर रहमान ने मैडम महबूबा मुफ्ती को मैनिपुलेट करके जिताने की कोशिश की और कई सारे ऐसी टेररिस्टों की भी मदद लेने की कोशिश की, जिसके लिए अभी तक एजेंसीज उन पर जांच कर रही हैं। खैर, वो अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब ना हो सका। लेकिन इस समय सीआईडी जैसी एजेंसीज के ऊपर इल्जाम लगाना, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल पैदा करता है कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर रही, इतने बड़े पद पर रही महबूबा मुफ्ती, आज वहीदुर रहमान को बचाने के लिए इतनी उतावली क्यों हुई है कि उन्होंने सीआईडी पर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए? क्या उनको नहीं पता सीआईडी सबसे संवेदनशील एजेंसी है? क्या उनको नहीं पता सीआईडी जो भी काम करती है लीगल पैरामीटर्स को देखकर करती है? क्या उनको नहीं पता कि सीआईडी का जिसके ऊपर भी ये कार्रवाई की जाती है उसका रोज हेल्थ चेकअप होता है और ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता जिसके कारण कल सीआईडी को ही जवाब देना पड़े कानून को? तो मुझे लगता है ये इस समय ऐसे सवाल पैदा करना कहीं ना कहीं एक तो कानूनी कार्रवाई के अंदर बाधा पहुंचाने की कोशिश है और इंटेंशनली बाधा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। किसे बचाने की कोशिश कर रही है महबूबा मुफ्ती, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। हालांकि पुलिस ने भी इस स्टेटमेंट को, इस ट्वीट को कड़े शब्दों में निंदा की और पुलिस का भी ये कहना है कि अकाउंटेबिलिटी सरकार के प्रति नहीं, अदालत के प्रति होती है और सीआईडी ने कभी इन्वेस्टिगेशन में किसी को मारपीट नहीं की है। ये आरोप बेबुनियाद है। लेकिन अपनी पार्टी के विक्रम मल्होत्रा, उनका ये कहना है कि जब आपके पास तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो इस तरीके से एजेंसीज को डिमोरलाइज नहीं किया जाता। क्या वो बयान की बात है सीआईडी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, मुझे लगता है एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर होने की हैसियत से उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी जो है सीआईडी, और उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाना जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, इससे उनको बचना चाहिए। और मुझे लगता है अगर उनके पास इस बात के ठोस सबूत हैं तो मुझे लगता है हम कोर्ट का रास्ता हमेशा खुला रहता है। और अगर कहीं ऐसे उनको खदशात है कि सीआईडी किसी को फ्रेम करने की कोशिश कर रही है या गलत तरीके से कुछ अफसर उसमें चल रहे हैं और पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से बदनाम करना, मुझे लगता है एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री के लिए ये उनको शोभा नहीं देता। दर्शकों, अब हम बात करेंगे प्रोटेस्टर्स की। आज प्रोटेस्ट किया गया, बिजली महकमे के इंजीनियर हो या छोटे मुलाजिम हो, सबने मिलकर के प्रोटेस्ट किया, क्योंकि आज देश भर में प्राइवेटाइजेशन को लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा था। आज जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें बिजली अधिकारियों के, बिजली विभाग के अधिकारियों का यह आरोप है कि कहीं ना कहीं जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए। तर्क देने के साथ उनका कहना था कि कई जगहों पे 17 सालों से कॉर्पोरेशन बनी हुई है, उन्होंने भी अभी तक पावर डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज नहीं किया है। जम्मू कश्मीर में 1 साल पहले ही कॉर्पोरेशन बनी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार उसको कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में प्राइवेटाइज करना चाहती है और इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट आ भी चुकी है। आइए देखते हैं। मुबारकबाद देता हूँ और आगे भी ऐसे ही कामयाब रहेंगे हम। और एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से आज जो नेशनल लेवल पे कॉल थी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, आज पूरा पीडीडी एक साथ एक जगह पे सिट इन प्रोटेस्ट में था। ये प्रोटेस्ट आज एक मैसेज था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि हम किसी भी हालत में पावर डिस्ट्रीब्यूशन की प्राइवेटाइजेशन के लिए ना ही अलाउ करेंगे, ना ही हम इसके लिए तैयार हैं। हमारी कॉरपोरेशंस को बने हुए महज 1 साल भी नहीं हुआ है, जबकि देश में सभी कॉरपोरेशंस को बने हुए 17 साल हुए और अभी तक भी उनकी प्राइवेटाइजेशन का कोई स्टार्ट नहीं किया गया। जबकि जम्मू कश्मीर की कॉरपोरेशन को बने हुए महज 1 साल हुआ है
और हमें प्राइवेट हाथों में देने की बात जो की जा रही है यूनियन टेरिटरीज को लेके, इसका हम पुरजोर तौर पे विरोध करते हैं। और आज यहाँ इस मंच से सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत बड़ा मैसेज गया है, जहाँ पे जम्मू प्रोविंस में ये जगह जगह पे आज प्रदर्शन हुआ है और जम्मू में खासकर यहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे आज जो है इस जगह पे ऐतिहासिक स्ट्रगल की शुरुआत की गई है। दर्शकों, डेली वेजर्स का एक मसला है, डीपीसी का एक मसला है। 61,000 के करीब डेली वेजर्स हैं, जिसमें बिजली महकमे के भी बहुत सारे डेली वेजर्स हैं। नीड बेस्ड कैजुअल लेबर, ये सब के सब लोग बैकबोन हैं। और कोविड-19 के दौरान इन्हीं डेली वेजर्स के मुकाबले में, इन्हीं डेली वेजर्स की बदौलत ये सारा सिस्टम चलता रहा 24/7। अगर पावर सप्लाई होती है तो डेली वेजर्स की। आज की इस हड़ताल में डेली वेजर्स का मुद्दा भी गरमाया रहा। उनका ये कहना था कि जो बैकबोन है उनको रेगुलराइज क्यों नहीं किया जा रहा। और साथ साथ आपको बताते चले कि यूटी बनी है तो मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, ये शिकायत उनकी रही और ये मुद्दा उन्होंने उठाया भी। आज बड़ा अच्छा भी लगा कि यहाँ पहली बार हमारे सीनियर ऑफिसरों ने हमारी बात की कैजुअल लेबर नीड बेस की, लेकिन हम पिछले 20 सालों से लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारे मसले हल नहीं हो रहे। हमारे बहुत सारे साथी मर भी गए हैं, SRO 43 की भी यहाँ बात की इन्होंने, लेकिन हम चाहते हैं कि जो लोग मर गए हैं कम से कम उनके लिए SRO 43 होना चाहिए। जैसे हमारे कुछ साथी हैं जिनको बेजिस नहीं मिल रही, बड़ा इशू बेजिस का भी है, जैसे 462 है, 99 है, 408 लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि इनको भी बेजिस मिल जाए। लेकिन हमारी जो यहाँ डीपीसी हो रही है ये सर्कल लेवल की डीपीसी होनी चाहिए। यहाँ डीपीसी में 82 लोगों की जो डीपीसी सुना जा रहा है कि 82 लोगों को किया जा रहा है, लेकिन यहाँ 5000 लोग हैं जम्मू प्रामिस में। मैं चाहता हूँ कि डीपीसी बड़े लेवल पे हो और जिस तरीके से कश्मीर प्रामिस में भी डीपीसी हो रही है और जम्मू प्रामिस में होनी चाहिए। देखो, पहला तो अपोज हमने करना है कि जो प्राइवेटेशन हमारे पर थोपा जा रहा है वो हम होने नहीं देंगे। जो आज अपनी गैदरिंग देखी है, हम कोशिश करें इससे ज़्यादा गैदरिंग करें। इस प्राइवेटेशन को हम अपने सर पे आने नहीं देंगे। और मेन इशू मसला है जो पीडीडी में डेली वेजर है, जो पिछले 25 साल से काम कर रहा है, वो लोग कहाँ जाएंगे? उनका फ्यूचर क्या सोचा है लोगों ने? गवर्नमेंट का कहना आसान है कि हम उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, मगर ये सोचना चाहिए कि प्राइवेट करने के बाद बनेगा क्या। हम इसको ऐसा नहीं होने देंगे। और सबसे ज़्यादा बदकिस्मती हमारी जम्मू और कठुआ वालों की है, जो 96 और 98 का लड़का अभी भी डेली वेजर है। इतनी नाइंसाफ़ी हम नहीं सहने देंगे। जब जो प्राइवेट कंपनीज आएंगी, ये प्राइवेट परमानेंट एम्प्लॉइज़ को नहीं रखेंगे तो डेली वेजर का तो नामो निशान नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये मेरी गवर्नमेंट से अपील है, हम ये हमारा शांति रूप है, हम ऐसे करें, हम ऐसा ना करें, कुछ उग्र प्रदर्शन करें, सिस्टम को डिस्टर्ब करें और हम सड़कों पे आएँ, ऐसा हमें मत करने दीजिए। मैं आपके मदद से गवर्नमेंट करूँगा। पहला मसला जो प्राइवेटेशन हमारे सर पे ला दे उसको हटाया जाए, और दूसरा मसला जो हमारे लोग डेली वेजर पिछले 25 साल से हमारा उसको रेगुलराइज किया जाए। ये हमारी आपसे से विनती है। दर्शकों, जब तक डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग नहीं होगी, लोग प्रमोट नहीं होंगे, तो जो निचला स्टाफ है वो तरक्की कैसे पाएगा? यही सवाल आज उन्होंने बार बार उठाया। प्रोटेस्टर बार बार ये कह रहे थे कि समय पर डीपीसी नहीं होती है और समय पर प्रमोशन नहीं होने के कारण जो लोअर ग्रेड के मुलाजिम है वो प्रमोट नहीं हो पाते। उन्होंने इस पर भी जोर दिया है कि डीपीसी समय पर होनी चाहिए और मिसलीड नहीं करना चाहिए। आज ये जो हमारा प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन हमारा प्राइवेटाइजेशन के लिए है कि हमें मंजूर नहीं है प्राइवेटाइजेशन, और हमें डेली वेजर नीड बेस को परमानेंट करिए। जो पिछले 30-25 साल से डिपार्टमेंट में लगे हैं और धरनों में बैठे हैं, ये गवर्नर साहब से भी मिले हैं, बाकी लीडरान से भी मिले हैं, मगर हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी रेगुलराइज किया जाए और डिपार्टमेंट के जितने भी डिमांडें हैं प्रमोशन कमेटी की, जितनी भी हमारी डीपीसी की हैं, वो जल्दी से जल्दी इनको लागू किए ताकि हमारे मुलाजम अफसर जो हैं ऊपर आते जाएं और नीचे से हमारे मुलाजम जो हैं, छोटे मुलाजम हैं, वो भी ऊपर आते जाएं। हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी नीड बेस्ड डेली वेजर को परमानेंट कीजिए ताकि ये सड़कों पर ना पड़े, और डीपीसी हमारी जल्दी से जल्दी कीजिए। जो 5-6 बार डीपीसी की डेट निकली है और सेक्टर से जो लोग आते हैं उन्होंने डेलिबरेटली आके ये इसको निगरान करके कभी ये चीज़ पूरी नहीं, कभी वो चीज़ पूरी नहीं, जबकि हमारे चीफ इंजीनियर साहब पूरा डाटा बना के उनको जब बताते हैं तो वो डेट फिक्स करते हैं। उसके बाद इधर आने के बाद वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और डीपीसी को पोस्टपोन करवाते हैं। दर्शकों, हाल ही में बीएसएफ और सीआईएसएफ की भर्ती हुई थी।
इस भर्ती में बड़ी उम्मीद के साथ युवाओं ने पार्टिसिपेशन की। वो फिजिकल टेस्ट भी उन्होंने पास किया, लेकिन रिटन टेस्ट में जो मार्जिन गया है वो हाई गया है, जिसके चलते वो कहते हैं कि उनका आखिरी भर्ती थी लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाया। बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने जो पीएमओ राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनसे भी मुलाकात की थी, उन्होंने भी वादा किया था, आश्वासन किया था, लेकिन नहीं हो पाया। उनका कहना है कि जितने लोग फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं उनको नियमित रूप से उनको भर्ती किया जाना चाहिए। लड़कों की एज खत्म हो गई, मैक्सिमम लड़कों की एज खत्म हो गई। ऑल मेडिकल फील्ड जॉइनिंग द भारत माता की। सर हमने सर भर्ती देखी थी बीएसएफ सीएसएफ की, उसके लिए सर हमने सब कुछ क्वालिफाई किया है, फिजिकल, रिटन, मेडिकल। उसके बाद सर जब फाइनल लिस्ट आई तो उसमें सर हमारा नाम ही नहीं है। लास्ट एज है सर, कुछ लड़कों की सर एज तो खत्म ही हो चुकी है, ना तो आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं ना तो कुछ। सर आप हमें ये बताइए कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बोला था कि आपकी वैकेंसी को बढ़ाया जाएगा, 2000 कर दी जाएगी, ना तो सर वैकेंसी को बढ़ाया गया है और ना ही कुछ मसला हल हुआ है। सर 80 82 नंबर लिए हैं लड़कों ने, उनका भी सर जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ। सर उन्होंने आईपीएस तो लगना नहीं है, जो 99 नंबर चाहिए उनको। आप बताइए सर हमें 83 नंबर लेके भी जो लड़का 100 में से उसने जीडी के लिए इतना मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके इतना उसने क्वालिफाई किया है, तो उसका नंबर सर फिर भी नहीं आया। हम सर यही चाहते हैं जो भी मेडिकल फिट है सभी को ज्वाइनिंग दी जाए। हमारी जय सरकार से अपील है, आईजी से अपील है, आईजी साहब से अपील है। सर हमने फिजिकल क्वालिफाई किया, पेपर क्वालिफाई किया, मेडिकल क्वालिफाई किया है, फिर भी सर हमें ज्वाइनिंग दी गई। दर्शकों, कुछ लोगों का कहना है कि एसटी का बेनिफिट जम्मू प्रोविंस में नहीं दिया गया। उनका कहना है कि शेड्यूल ट्राइब की जो आरक्षण था, रिजर्वेशन थी, वो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख वालों को दी गई, लिहाजा जम्मू खित्ते के साथ भी ये सौतेला व्यवहार हुआ है। इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। और यहाँ पर बहुत सारे क्लेम्स आए हैं बीएसएफ रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो एसटी रिजर्वेशन है फीमेल के लिए वो बिल्कुल भी नहीं दी गई है। मैं संतोष कुमारी उधमपुर से हूँ, मैंने स्कोर लिया है 76 और यहाँ पर ऐसी फीमेल्स हैं जो जितनी भी रिजर्वेशन है वो लद्दाख में दी गई है। एसटी के लिए फीमेल के लिए एक भी रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं आई है। और मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि एसटी रिजर्वेशन के लिए जितना भी 76 जो है वहाँ तक गया है, वहाँ पे मैं भी फाल करती हूँ, लेकिन इवन इन्होंने मेरे को नहीं उठाया है। मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहती हूँ कि ये ऐसी डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है हमारे जम्मू कश्मीर के साथ। सारी जो सीटें हैं सर लद्दाख में दी गई है, कश्मीर में बॉर्डर एरिया वालों को दिया गया, जम्मू में कुछ दिया नहीं। 3 लड़कियां हैं जिनसे मैं कम्पीट कर रही थी सर, 3 लड़कियां हैं सर जिनसे मैं कम्पीट कर रही थी। 76 मेरे जो मार्क्स हैं, और वहाँ पे क्या किया, एक लड़की को पैटर्न में ले लिया और जितनी भी जो सीटें बचती थी जम्मू कश्मीर के लिए तो वो दी नहीं है एसटी में, लेडीज में। ये मैं कहना चाहती हूँ और आपके माध्यम से मैं मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहती हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से भी ये अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज जो है ये ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग चाहिए, ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग पढ़नी चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे इतने दिन इन्होंने 5 दिन तक री मेडिकल के लिए सर हेडक्वार्टर में बैठाया गया। हम लेडीज को हमें इतनी दिक्कत हुई, वहाँ पे इतना खर्चा हुआ हमारा कि कोई पूछे मत, और उसके बावजूद भी हमें जो है इंटर नहीं करने दिया। दर्शकों, कुछ लोग मायूस है क्योंकि उनका आखिरी टाइम था, आखिरी भर्ती थी, इसके बाद वो दोबारा भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन आज भी उनमें रोष जो है बदस्तूर जारी है, गुस्सा है, आक्रोश है, और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि जो क्वालिफाई हैं उनको लिस्ट में नाम डालें।
हमें 3 साल से होकर ये भर्ती देख रहे हैं। 80 नंबर लेकर भी सर हमारा नाम नहीं आ रहा है। इस टाइम 85 का मेरिट उठा लिया है इन्होंने। अगर पहले इन्होंने उठाने थे 1300 लड़के, फिर हमें 2500 लड़के को किस लिए बुलाया था? अब हम यही मांग रख रहे हैं गवर्नमेंट से आगे, जो ऑल मेडिकल फिट बंदे हैं उनको ज्वाइनिंग पढ़नी चाहिए। और जो कश्मीर के पहले मिनिस्टर होते थे, कश्मीर के लिए सब कुछ करते थे, उन्होंने सब कुछ कश्मीर को दिया। हमारे जम्मू का मिनिस्टर है, बीजेपी की सरकार है, वो बोल रहे थे हम जम्मू के लिए बहुत कुछ करेंगे। क्या किया जम्मू के लिए? क्या किया जम्मू के लिए? सर मेरा नाम अजय कुमार है। सर मांझला तो हमें भी अभी तक कोई समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी समझना भी क्या, हमारी तो एज खत्म हो गई है सर इसी भर्ती के चक्कर में। 2018 से लगे हुए हैं, 2021 लग गया हमारा, ठीक है। मैक्सिमम लड़के जितने भी हैं ना यहाँ पे, सभी की एज खत्म ही हो गई है। 4-4 साल से यही भर्ती देख रहे हैं और सभी ने नंबर 75, 80 नंबर इतने लिए, लेकिन फिर भी इनका नंबर नहीं। मौसम का मिजाज बदला है और कहीं ना कहीं इस मिजाज का फायदा गुलमर्ग में हुआ है। गुलमर्ग में सैलानियों ने फ्रेश स्नोफॉल देखी है और वहां जो पर्यटक आए थे वो खुश थे और साथ ही साथ पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग भी खुश थे। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि हल्की हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में जो हल्की बारिश हुई, उसके बावजूद भी हाईवे खुला रहा। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हल्की बारिश के बाद भी हाईवे पे जब पस्सियां गिरती हैं तो हाईवे 2-2, 3-3 दिन तक बंद रहता है। मौसम का मिजाज भी बदला, हाईवे भी खुला रहा और गुलमर्ग में लोगों ने लुत्फ उठाया। हमारी तो विश थी स्नोफॉल देख लें, लेकिन आज तो फाइनली दिख ही गई। गुलमर्ग भी बहुत खूबसूरत है, श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग तक का रास्ता ही बड़ा खूबसूरत है। कश्मीर बहुत खूबसूरत है और हमारी विश थी कि कश्मीर आने की पूरी हो गई, लेकिन पूरी प्लेस बहुत प्यारी है। कश्मीर बहुत अच्छा है। सुनते रहते थे हालात वगैरह तो थोड़ा डर भी रहता था आने से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब सही है और लोग भी बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, बहुत मासूम से हैं। और तो ये आना चाहिए, यहाँ पे कोई ऐसी वो नहीं है कि डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो, जो हाल ही गवर्नमेंट ने जो पार्लियामेंट डेलीगेशन आई है, जो बॉलीवुड की जो टीम आई, उन्होंने यहाँ पूरा लोकेशन देखी है, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, पूरा श्रीनगर का उन्होंने दौरा किया और कहीं ना कहीं नतीजा निकलता है। अब आगे जितना भी हो सके टूरिस्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा हम उम्मीद करें, आशा करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। जैसे कि JKTDC का हमारा बहुत सारे अकोमोडेशन है, हट्स है, होटल्स है, ऐसे प्राइवेट होटल्स है, यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन हो रहा है और हम पूरा तहफ़्फ़ुज़ दे देंगे टूरिस्ट को। ऐसी कोई बात नहीं, हम टूरिस्ट को बहुत प्यार करते हैं और वेलकम करता है। रोज़ बरोज़ हम वेलकम करेंगे टूरिस्ट को, ज़्यादा से ज़्यादा आए, ताकि यहाँ के लोग, मकामी लोग जो है वो बेचारा रुपया 4 कमाएंगे। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।